आइए दोस्तों, आज के इस सीरीज में हम लोग एनटीपीसी के एग्ज़ाम जो 2021 में हुए हैं उसके क्वेश्चन बैंक का हम लोग डिस्कशन करेंगे। एक नया सीरीज लेकर आए हैं। आप लोग इसको प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए चैनल को, ताकि मैं और अच्छा से अच्छा कंटेंट लेकर आप लोग के बीच आ सकूं। चलिए तो हम डिस्कशन करते हैं। देखिए इसमें पहला क्या है। देखिए ये 1 फरवरी 2021 को ये एग्ज़ाम हुआ था, उसका ये क्वेश्चन बैंक है। तो पहला देखिए क्या है क्वेश्चन कि एलपीजी का पूर्ण रूप क्या है। तो एलपीजी का पूर्ण रूप क्या है, याद देखिएगा, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। इसका हो जाएगा कितना हो जाएगा, याद देखिएगा, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। कल लिक्विफाइड फॉर्म में रहता है, इसीलिए इसका फुल फॉर्म हो जाएगा लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है कि दिलवारा का जैन मंदिर जो है वह कहाँ पे है। तो दिलवारा का जैन मंदिर कहाँ पे स्थित है, माउंट आबू जो है, माउंट आबू राजस्थान में जो है वहीं पे ये है। और याद रखिएगा जैन धर्म के लिए यह मंदिर प्रसिद्ध है। चलिए अगला देखते हैं, तीसरा नंबर में क्या है। भारत की संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब पेश किया गया था। तो याद रखिएगा, पहला लोकपाल विधेयक बिल 1968 में पेश किया गया था। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा कब पेश किया गया था, तो 1968 में, ध्यान रखिएगा। चलिए इसका तो हो जाएगा ए हो जाएगा। अगला देखिए क्या है कि प्रदूषित हवा में निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण बुखार होता है। किसके कारण बुखार होता है, तो याद रखिएगा परागकण के कारण। जो परागकण होते हैं प्रदूषित हवा में, जो धूल कण होते हैं, उसके कारण जो है परागकण के रूप में उसे जाना जाता है, और उसी के कारण जो है वह हाई फीवर यानी बुखार हमें होता है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए अगला क्या है, 5वां नंबर कि मानसून पूर्व वर्षा जो केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में एक सामान्य घटना है को स्थानीय तौर पे किस नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा इसको आम वर्षा के नाम से जाना जाता है, आम वर्षा के नाम से जाना जाता है। केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्र में एक सामान्य वर्षा होती है जिसको आम वर्षा के नाम से जाना जाता है। अगला देखिए छठा क्वेश्चन क्या है, छठा नंबर कि विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है। तो याद रखिएगा विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व रेड क्रॉस दिवस ध्यान रखिएगा 8 मई को बनाया जाता है। कब हो जाएगा, 8 मई हो जाएगा इसका। चलिए अगला देखते हैं क्या है। इफेंड्रा पौधे को किसके अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। तो याद रखिएगा इफेंड्रा पौधे को अनावृत बीजी के तहत अंतर्गत इसको रखा गया है। इफेंड्रा पौधे जो होते हैं इसको अनावृत पौधे के अंतर्गत इसको रखा गया है। चलिए अगला देखते हैं क्या है। आधुनिक कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है। तो याद रखिएगा आधुनिक कंप्यूटर का जनक जो है वह एलन ट्यूरिंग को कहा जाता है। यदि पूछा जाएगा कि कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है तो चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है, जबकि आधुनिक कंप्यूटर का जनक पूछा जाएगा तो एलन ट्यूरिंग है आधुनिक कंप्यूटर के जनक, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं क्या है। अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में भारतीय ग्रामीण क्षेत्र में बैंकों की संख्या कितनी है। तो याद रखिएगा कितनी बैंक है, 12 बैंक है, ध्यान रखिएगा। सार्वजनिक क्षेत्रों में जो है बैंकों की संख्या कितनी है, तो 12, ध्यान रखिएगा। सार्वजनिक क्षेत्र में बैंकों की संख्या 12 है भारत में, अक्टूबर 2020 के रिकॉर्ड के अनुसार पूछ रहा है। ठीक ना, चलिए आगे देखते हैं क्या है जरा कि HIV का इलाज नहीं होने पे कौन सा रोग हो जाता है। तो HIV का इलाज नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, एड्स हो जाएगा। याद रखिएगा HIV का इलाज नहीं होने पे एड्स जो है वह एड्स रोग हो जाता है, तो ध्यान रखिएगा इसका हो जाएगा एड्स हो जाएगा। ठीक ना, चलिए अगला देखते हैं। देखिए अगला नंबर देखिए 11 नंबर है। तो मेंस सिंगल ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 के फाइनल में उप विजेता कौन थे। तो याद रखिएगा क्या पूछा गया है, उप विजेता पूछा गया है। यदि विजेता पूछा जाता तो नोवाक जोकोविच थे, लेकिन उप विजेता कौन थे, तो याद रखिएगा उप विजेता जो थे डोमिनिक थियम थे। याद रखिएगा मेंस जो ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ था 2020 में, उसमें फाइनल में जीते थे नोवाक जोकोविच, लेकिन उप विजेता इसमें पूछा गया है तो डोमिनिक थियम इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्या है कि नमक पर ब्रिटिश एकाधिकार का विरोध करने के लिए गांधी जी किस वर्ष से समुद्र तक दांडी मार्च शुरू किया था। तो याद रखिएगा
दांडी मार्च कब से शुरू किए थे? तो 6 अप्रैल 1930 से शुरू किए थे दांडी मार्च। इसका आंसर हो जाएगा 1930, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला नंबर देखते हैं, 13 नंबर, कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी तेल कंपनी है? तो याद रखिएगा, सबसे बड़ी तेल कंपनी कौन है? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड जो है वह सबसे बड़ी तेल कंपनी है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं कि भारत में प्रथम परमाणु बम का परीक्षण किस वर्ष किया गया था? तो याद रखिएगा, भारत का प्रथम परमाणु बम का परीक्षण जो है 1974 में किया गया था, और इस परीक्षण का नाम क्या दिया गया था? तो स्माइलिंग बुद्धा के नाम से इसे परीक्षण को नाम दिया गया था। चलिए आगे देखते हैं 15 नंबर में, कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? तो याद रखिएगा, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना जो है वह CSO यानी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा किया जाता है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला नंबर देखते हैं हम, कि निम्नलिखित में से किसने भारतीय प्रौद्योगिकी मरुस्थल की पहली छात्रा के रूप में भारत का राष्ट्रपति पुरस्कार 2019 जीतकर इतिहास रच दिया है? तो याद रखिएगा, कविता गोपाल जो है यह पहली बार जो है भारतीय प्रौद्योगिकी मरुस्थल पुरस्कार जीतकर एक छात्रा के रूप में नया इतिहास रचा है, याद रखिएगा। यानी भारत का राष्ट्रपति पुरस्कार 2019 से इन्हें सम्मानित किया गया है, याद रखिएगा। चलिए अगला नंबर देखते हैं क्या है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो ध्यान रखिएगा, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो दूरी की, याद रखिएगा। प्रकाश वर्ष या पारसेक बोलेगा, दोनों ही दूरी की इकाई है, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए क्या है, भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी? याद रखिएगा, 15 अगस्त 1995 को जो है पहली बार भारत में इंटरनेट की शुरुआत की गई थी, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं, जालियांवाला बाग नरसंहार कब हुआ था? तो जालियांवाला बाग नरसंहार कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, ध्यान रखिएगा। जालियांवाला बाग कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। कहाँ पे हुआ था? तो अमृतसर में हुआ था, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में खिलाफत आंदोलन के बारे में क्या सही है? तो देखिए इसमें कौन सा सही है, मल्टीपल में आ गया, ये है क्वेश्चन आंसर। तो देख लीजिए इसमें क्या क्या दिया हुआ है, कि यह पाकिस्तान का मांग का एक आंदोलन था, यह सही है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अगला देखिए क्या है, कि यह भारत में मुगल शाही परिवार को पुनः बहाल करने के लिए एक आंदोलन था, ऐसा बात भी नहीं था। चलिए अगला देखते हैं, यह तुर्की के सुल्तान के समर्थन में एक आंदोलन था, हाँ ये सही है। खिलाफत आंदोलन जो था मेनली यह तुर्की के सुल्तान के समर्थन में, भारत के जो मुसलमान थे तो तुर्की के मुसलमान के समर्थन में आने के लिए भारत में खिलाफत आंदोलन का शुरू किया गया था। तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। चलिए अगला देखते हैं, 21 नंबर क्वेश्चन क्या है, कि निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास 2030 के लिए UN का एजेंडा नहीं है? तो ध्यान रखिएगा, कौन सा एजेंडा नहीं है। देखिए पहला क्या इसमें दिया, कि विश्व की कुल जनसंख्या में 1/3 तक की कमी करना। दूसरा क्या दिया है, कि 2030 तक खाद्य सुरक्षा प्राप्त करना। तीसरा देखिए क्या दिया है, कि गरीबी कहीं भी किसी के रूप में हो उसे समाप्त करना। और चौथा देखिए क्या दिया है, कि राष्ट्र के भीतर और राष्ट्रों के मध्य असमानता को कम करना। देखिए मेन एजेंडा जो है इसका जनसंख्या से लेना कोई देना नहीं रहता है, तो याद रखिएगा विश्व का कुल जनसंख्या में 1/3 तक की कमी करना, ऐसा इसका मुख्य उद्देश्य नहीं रहता है, एजेंडा में यह उद्देश्य नहीं है। इसमें मेनली जो सतत विकास सूचकांक जो जारी किया जाता है उसमें खाद्य सुरक्षा के लिए, गरीबी कहीं भी किसी रूप में हो उसे समाप्त करने के लिए जारी किया जाता है, राष्ट्र के भीतर और राष्ट्रों के मध्य जो है असमानता को कम करने के लिए भी किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं क्या है अगला क्वेश्चन 22 नंबर, कि घरों के बाहर फर्श को सजाने के लिए कला के निम्न में से किस शैली का उपयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा, कोलम शैली का प्रयोग किया जाता है। घरों के बाहर जब फर्श को सजाने के लिए एक कला का प्रयोग किया जाता है तो उस कला का नाम क्या है? तो कोलम, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे अगला देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन क्या है, कि भारत में महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा उनके पद से नहीं हटाया जा सकता। यानी कि जो 4 ऑप्शन दिया हुआ है इसमें पूछा जा रहा है कि महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा किसको पद से नहीं हटाया जा सकता है। तो देखिए पहला क्या है, कि भारत के मुख्य न्यायाधीश, इसको हटाया जा सकता है, आराम से हटाया जा सकता है, ये भी सही है। चलिए मुख्य चुनाव आयुक्त, इसको भी हटाया जा सकता है। भारत के राष्ट्रपति, इस पर भी महाभियोग की प्रक्रिया किसी भी सदन में जारी किया जा सकता है, लोकसभा या राज्यसभा दोनों में जारी किया जा सकता है। और देखिए तीसरा चौथा क्या है, कि प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री पे महाभियोग के द्वारा इन्हें महाभियोग के द्वारा नहीं हटाया जा सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। प्रधानमंत्री
त्यागपत्र दे सकते हैं, महाभियोग के द्वारा उन्हें हटाया नहीं जा सकता है। यदि पूरे मंत्रिमंडल त्यागपत्र देंगे तो प्रधानमंत्री को अपना त्यागपत्र देना पड़ेगा, लेकिन महाभियोग की प्रक्रिया प्रधानमंत्री पे लागू नहीं होता है। याद रखिएगा, क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है 24 नंबर कि दीफू दर्रा कहाँ कहाँ स्थित है। तो ध्यान रखिएगा, दीफू दर्रा जो है वह अरुणाचल हिमालय में स्थित है। कहाँ पे है? तो अरुणाचल हिमालय में। अगला देखिए क्या है 25 नंबर, भारत का कौन सा शहर डेट्रॉयट ऑफ एशिया और ऑटोमोबाइल कैपिटल के नाम से लोकप्रिय है। तो याद रखिएगा चेन्नई। चेन्नई जो है भारत का डेट्रॉयट ऑफ एशिया और ऑटोमोबाइल कैपिटल के नाम से लोकप्रिय है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 26 नंबर कि दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाली भारतीय सेवा की पहली महिला अधिकारी का नाम क्या है। तो याद रखिएगा कौन है, तो अपर्णा कुमार है। दक्षिण ध्रुव पर पहली महिला आईपीएस अधिकारी हैं, भारतीय सेवा की अधिकारी हैं अपर्णा कुमार, जो कि दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचकर यह रिकॉर्ड बनाई है। याद रखिएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अपर्णा कुमारी। अगला देखिए क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा एशिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज है। तो याद रखिएगा, भारत एशिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज जो है वह कौन है, तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है वह एशिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज है, और भारत का भी पहला स्टॉक एक्सचेंज यही है। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन 28 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन से विटामिन में ईस्ट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो याद रखिएगा, जो विटामिन बी होता है उसमें प्रचुर मात्रा में ईस्ट की इफिशियंसी प्रेजेंट होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, विटामिन बी, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि यंग बंगाल आंदोलन किसने शुरू किया था। तो याद रखिएगा, यंग बंगाल आंदोलन जो है वह हेनरी विवियन डिरोजियो जो है इसके द्वारा चालू किया गया था। तो ध्यान रखिएगा कौन इसका आंसर हो जाएगा, हेनरी विवियन डिरोजियो, इसका सी हो जाएगा आंसर। चलिए आगे देखते हैं। देखिए 30वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। याद रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष पूछा जा रहा है। तो पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, एनी बेसेंट। ये ध्यान रखिएगा, एनी बेसेंट सरोजिनी नायडू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सरोजिनी नायडू। यदि पूछा जाता कि सीधे पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो एनी बेसेंट जो कि आयरलैंड की महिला थी, लेकिन पहली भारतीय महिला पूछा जा रहा है। तो 1925 में कानपुर के कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार जो है सरोजिनी नायडू को पहली महिला अध्यक्ष के तौर पे कांग्रेस के अध्यक्ष बनाया गया था। तो याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा सरोजिनी नायडू। अगला देखिए क्या है कि चार मीनार निम्नलिखित में से किस शहर में है। तो चार मीनार कहाँ पे है, तो हैदराबाद में है। चलिए ध्यान रखिएगा, तो सब लोग जानते होइएगा। अगला देखिए क्या है कि जिला और सत्र न्यायाधीश के सीधे निमंत्रण के अधीन किसके अधीन रहते हैं। जिला और सत्र न्यायाधीश जो है वह किसके नियंत्रण के अधीन रहते हैं। तो याद रखिएगा, राज्य के उच्च न्यायालय के अधीन रहते हैं। जिला और सत्र न्यायाधीश जो होता है वह राज्य के जो हाई कोर्ट होते हैं उसके अधीन रहता है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं क्या है, पूना समझौते पर किस किस ने हस्ताक्षर किए थे। तो याद रखिएगा, पूना समझौता 1932 में हुआ था, और इसमें महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर जो है दोनों में हस्ताक्षर हुआ था, समझौता पे हस्ताक्षर हुआ था। तो कौन कौन हो गए, मोहनदास करमचंद गांधी और भीमराव अम्बेडकर। इसका आंसर हो जाएगा बी, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जीन पियरे हैरिसन द्वारा लिखी गई निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक कल्पना चावला के जीवन पर आधारित है। तो याद रखिएगा कौन हो जाएगा, द एज ऑफ टाइम। याद रखिएगा, द एज ऑफ टाइम जो है वह कल्पना चावला के जीवन पर आधारित पुस्तक है, जिसको जीन पियरे हैरिसन के द्वारा लिखा गया है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन 35 नंबर कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख भारतीय संविधान में किस भाग से लिया गया है। तो याद रखिएगा, नीति निर्देशक सिद्धांत जो है वह संविधान के भाग 4 में आता है, याद रखिएगा। और 4 के क में क्या आता है, तो मौलिक कर्तव्य था, लेकिन 4 में आएगा, भाग 4 में तो नीति निर्देशक तत्व आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट पहली बार किस वर्ष प्रकाशित की गई थी। तो याद रखिएगा, वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट पहली बार 2012 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था, याद रखिएगा। अभी पूछा जाए कि जो 2021 के अनुसार वैश्विक खुशहाली में भारत का रैंक क्या है, तो याद रखिएगा 139 रिपोर्ट है, लेकिन नल्ला पाकिस्तान का रैंक कितना है, तो 105 है, जो कि एकदम फर्जी रिपोर्ट है, आप सब भी जानते होइएगा। चलिए अगला नंबर देखते हैं 37 नंबर, पेनिसिलियम एक है। पेनिसिलियम क्या है, तो पेनिसिलियम जो है एक कवक है, ध्यान रखिएगा। पेनिसिलियम क्या है, एक कवक है, ठीक ना, जिससे पेनिसिलिन नामक एक दवा बनाया जाता है। देखिए 38 नंबर में क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का एक नवीकरणीय स्रोत है। तो याद रखिएगा, कोयला, संश्लेषण गैस, प्राकृतिक गैस, और इधर एक तो देखिए क्या है,
पेट्रोलियम। ध्यान रखिएगा, इसमें पूछा है नवीकरणीय स्रोत, तो कौन हो जाएगा नवीकरणीय स्रोत? संश्लेषण गैस। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है यह लगातार चलती रहती है, ठीक ना, तो इस ये प्रोसेस कैसा हो जाएगा? नवीकरणीय। और कोयला देखिए अनवीकरणीय स्रोत में आएगा। पेट्रोलियम एक बार खत्म होने के बाद फिर नहीं होगा। प्राकृतिक गैस एलपीजी ये भी वैसे ही है, मतलब कि कौन सा इसका आंसर हो जाएगा? ध्यान रखिएगा, तो प्रकाश संश्लेषण हो जाएगा। और लास्ट में देखिए क्या है कि विश्व के सबसे अधिक प्राकृतिक गैस जो है के भंडार किस देश में हैं? तो ध्यान रखिएगा, विश्व के सबसे प्राकृतिक गैस का भंडार कहाँ पे है? तो रूस में है। पूछा जाए कि विश्व के सबसे अधिक प्राकृतिक गैस भंडार किस देश में पाया जाता है? तो रूस में। और लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के प्रारंभ में भगवान महावीर का जन्म निम्नलिखित में से किस स्थान पे हुआ था? तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर कितना हो जाएगा? वैशाली। महात्मा भगवान महावीर का जन्म जो है कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। वैशाली के कुंडग्राम एक ग्राम इलाका है, वहीं पे इनका जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व में। तो ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार 40 प्रश्नों की जो सीरीज़ थी 1 फरवरी 2021 को जो क्वेश्चन एनटीपीसी में पूछे गए थे उन सभी का मैंने आपको रिवीजन करा दिया। और दोस्तों प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्त, इसमें बहुत मेहनत लगता है दोस्त बनाने में। ऐसे चलिए दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।